वेलकम बैक टू एमएस बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपके जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनकी स्टडी की थी। रिवर्स ऑस्मोसिस लास्ट टॉपिक था हमारा, एसिटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आज जो टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की। अभी तक जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते आए हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस की थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर जो डिसॉल्व किए गए हैं उस पर, ये हम जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब ये कैसे निकलता है, WB/MB निकलता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। या हम इसके रिवर्स ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनवर्स हो सकता है उसके मोल्स के। तो क्या हम यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिप्लेस कर सकते हैं n की वैल्यू में? तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मीन्स 1/MB। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का असर उसके मॉलिक्यूलर मास पे भी पड़ता है। इससे क्या पता चला हमें? इससे पता चला कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही कम उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो इस पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, उसके बाद घट जाएगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका बेस क्यों हमने ऐसे लिंक किया, क्योंकि हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने देखनी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और उसके एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पर क्या असर पड़ता है। मॉलिक्यूलर मास में जो असर पड़ेगा उसको हम एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होंगी और जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज होंगी वो दोनों डिफरेंस होंगी, इसीलिए इसको एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोला गया है। चलिए समझते हैं। आप जानते हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो हमने पढ़ा है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ रखा है हम लोगों ने। ओके, और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज कंडीशन को फॉलो करते थे हम जानते हैं। पहली कंडीशन वो ये करते थे कि जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। ओके, मतलब ये हो गया कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। वो यही कंडीशन पहले अप्लाई होती थी, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए या ओबे करना चाहिए बोल सकते हैं। ओके, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या थी इनकी, दूसरी कंडीशन थी कि जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट जैसी घुलने की कोशिश करता है तो ना ही वो इधर डिसोशिएट, ना ही वो टूटता है सॉल्यूट पार्टिकल, और ना ही उसमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है सॉल्यूट पार्टिकल का। ओके, ना इधर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट, ना ये टूटता है और ना ये जुड़ता है। अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल X2 है सॉरी, इसको जैसे हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन डिसॉल्व होने के बाद X2 X और X में डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये डिसोशिएट हो गया तो उसके अंदर दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये एसोसिएट होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक X2 के मॉलिक्यूल है, ऐसे कई सारे हमने X2 के कई सारे मोल्स जो है डाल दिए, तो X2 और X2 के बीच में क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे, इसे हम एसोसिएशन बोलेंगे। और डिसोसिएशन कब बोलेंगे, जब ये दूर जाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज फॉलो करते थे और राउल्ट्स लॉ को जो ओबे करते हैं। ओके, ऐसे सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो अब हमें देखना क्या है कि हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगी उसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, हम जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, उसमें ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है, जो उनमें ऑब्जर्व वैल्यू होती है और जो उनकी कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है, इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस हो जाता है इनके। वो कैसे भी हम समझेंगे। ऐसा क्यों होता होगा, इसके दो कारण हैं। जैसे राउल्ट्स लॉ को शो करने वाले नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो दो चीजों को फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही कॉलिगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की ऐसा शो करता है कि ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस आता है किस वजह से, उसके लिए पहला होता है कि या तो उसमें मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाए, एसोसिएशन हो जाए सॉल्यूट पार्टिकल्स का, या उसमें सॉल्यूट पार्टिकल जाते ही क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए, उसका डिसोसिएशन हो जाए। तो हम जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस क्या है। ओके, तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा आज का वो होगा एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स।
अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको इसी लेक्चर के दौरान ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में आप इस एक आध बार रिवाइज कर दीजिए इसका, तो आपके दिमाग से कभी ये चीज़ हटेगी नहीं। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्स कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के। ओके, हमने मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स इसका रिलेशन बता रखा है। अब होता क्या है, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है। आपके पास एक बीकर है और आपका इसमें ए सॉल्वेंट रखा हुआ है और वो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड में बनाया जाता है और वहां से बाहर से जो है कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी डाला जा रहा है। ओके, मान के चलिए यहाँ पे जो बी है आपका एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है आपका वो क्या है, बेंजीन। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या कंडीशन होगी। हम जानते हैं एसिटिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, इस तरीके से होता है एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। ओके, और बेंजीन जो होता है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जिसमें ये जो एसिटिक एसिड डाला गया है वो क्या हो जाता है, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब कंडीशन क्या होती है, एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2 3 4 H4 एंड O2 हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 2 24 प्लस 4 प्लस 16 2 32। आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 28 29 30 30 60। ये कितना आ जाएगा आपका 60 मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। अब आपके पास 60 मॉलिक्यूलर मास निकल के आ चुका है। जैसे ही इसको बेंजीन में घोलने की कोशिश करते हैं तो बेंजीन में घुलने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ चेंज हो जाता है। किस तरीके का होता है उसको समझते हैं। यहां से CH3COOH, इसी तरीके से एक CH3CO एंड H, एक मॉलिक्यूल CH3COH का ये है और एक दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। ये दोनों में क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये अपने पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और वही चीज यहाँ भी होगी। यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने पर पार्शियल नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। इसी तरीके से इस कंडीशन में होगा कि यहाँ से पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये ले लेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी आउट हो जाएगा। अब आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, और जो ऑक्सीजन आपको कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और आपने क्या पढ़ा है, आप जानते हैं कि यदि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस तरीके से क्लोरीन या सल्फर इनके साथ हो जाए तो इनके बीच में होने वाली बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, एक्चुअली हाइड्रोजन जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इस वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का दिखता है। एक्चुअली होता है ये नॉन मेटल है। ओके, इसकी ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता ही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है। किसके कंपैरेटिवली, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पूरा सेपरेट मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और सेकंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक इस जगह पे और एक इस जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा, डायमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। डायमर फॉर्मेशन इसे हम बोलते हैं डायमर फॉर्मेशन। ओके, ये हो गया डायमर फॉर्मेशन हो जाएगा। और डायमर फॉर्मेशन का मतलब हम बोलते हैं डायमराइजेशन भी कह सकते हैं। डायमराइजेशन प्रोसेस होती है यहाँ पे। अब कोई पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों होता है डायमर फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। तो अब इसमें होता क्या है कि आपका अब इस मॉलिक्यूलर मास इसको आप निकालने की कोशिश करेंगे। अगर एक की वजह से 60 आ रहा था, दो की वजह से कितना आ जाएगा, 120 मॉलिक्यूलर मास। आप देख सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास पहले 60 था, अब 120 हो चुका है। आप जानते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे आपने पहले 60 मॉलिक्यूल्स डाले थे और वो 60 मॉलिक्यूल्स नीचे जाके क्या हो गए, 120 में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब अगर हम मान के चलते हैं 60 को सॉल्यूट पार्टिकल्स, इतने सॉल्यूट के पार्टिकल्स 60 डाले थे और सॉल्यूशन में जाने के बाद वो बेंजीन से घुलने के बाद क्या हो गए, एसोसिएट हुए हैं, एक से जुड़े हुए हैं। एक साथ जुड़ने की वजह से ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी 60 थी, अब ये क्या हो गई, जस्ट डबल हो चुकी है। अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 60 मानते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 120 मानते हैं। तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो थे पहले 60 थे, लेकिन बाद में सॉल्यूशन में बढ़ गए, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा, इसका घटेगा। इसका मतलब कि बाद में जब सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब कब बढ़ी थी आपकी, जब 120 हो, तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका कि मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो इसका मतलब एसोसिएशन, एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास की बात चल रही है यहाँ पे। आप जानते हैं देखिए, आपके पास एक बीकर था, इस बीकर में आपने क्या किया, मान के चलिए 60 जो था मॉलिक्यूलर मास जिस एसिटिक एसिड का था, आपने उसको बेंजीन में घोल दिया, बाद में उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन मान के चलते हैं कि ये 60 आपने मोल्स ऑफ CH3COH इसमें ऐड किए, तो आपने जैसे ही ऐड किए, ऐड करने के बाद क्या हुआ, इनमें एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन होने के बाद 60 का क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ, अगर इसको मोल्स मान के चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान के चलते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले ज्यादा थे, अब कम हो गए। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम जानते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घट गए तो इसका मतलब क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी। यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, तो बताइए मॉलिक्यूलर मास में क्या अंतर आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास उसका क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले मॉलिक्यूलर मास कितना था, CH3COOH का 60 था, बाद में एसोसिएट होने के बाद यहाँ पर एसोसिएशन हुआ, एसोसिएट होने के बाद इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया इस तरीके से, CH3COH क्या हो गया, 2 बन गए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बन गया 120। मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ गया, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या होगी, सॉल्यूशन में जाने के बाद डिक्रीज होगी ड्यू टू एसोसिएशन। तो इस वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का हम वेरिएशन देख सकते हैं। और यहाँ पर डायमर फॉर्मेशन किस वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो ये जो चीजें थी आपकी, ये कहलाती है क्या चीज, एब्नॉर्मल मोलर मास। अब एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपने CH3COH डाला था यहाँ पे, इसको बेंजीन में जैसे हमने डिसॉल्व किया, तो बेंजीन में डिसॉल्व करने के बाद आपकी जो कंडीशन होगी कुछ ऐसी होगी, CH3 जिसको समझ में नहीं है वो यहाँ पे समझ सकते हैं किस तरीके से इनकी डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, सॉरी, CH3C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर इसके साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH होना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो कंडीशन आपकी, ये आपकी डायमर फॉर्मेशन की है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अभी आपने एसोसिएशन देखा किस तरीके से हम एक बीकर में जब किसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी ए सॉल्वेंट में, तो मान के चलिए अभी के लिए ए सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है और बी सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है आपका NaCl है। मान के चलिए आपने NaCl के लगभग 20 मोल डाले, फॉर एग्जाम्पल कितने मोल डाल दिए आपने, 20 मोल डाले। और जैसे आपने 20 मोल डालने की कोशिश की, तो यहाँ पर NaCl लिक्विड में जाने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने का मतलब ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, अब डिसोशिएट हो जाएगा। तो डिसोशिएट होने पर जहाँ एक मॉलिक्यूल में 2 एटम एग्जिस्ट करते थे, तो इसी तरीके से अब वो इंडिविजुअल एटम अलग अलग अपनी इंडिविजुअलिटी शो करेंगे। इसका मतलब 20 थे, तो यहाँ पे जाके इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 40 हो चुकी है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले कम थे, अब बढ़ गई है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले बढ़ जाएगी, अब पहले जितनी भी थी अब क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। और अगर ऐसा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से बढ़ रही है, तो अब आगे देखते हैं क्या होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास में। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम यहाँ देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास के लिए हम जानते हैं NaCl का अगर हम देखें तो NaCl कैसे होता है, सोडियम का होता है आपका 23, ओके। KCl का देखते हैं, ओके, KCl का एग्जांपल, क्योंकि KCl के थोड़ा आसान रहेगा आपका कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि उसमें आपकी जो वैल्यूज हैं वो एट रैंडम बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखी हैं। KCl की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, इसमें पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा 74.5, ओके। जैसे ही ये 74.5 आपका इस बीकर के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो ये 74.5 क्या होता है, ये KCl था आपका, तो इसमें टूट गया, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। इसका अंदर जस्ट हाफ हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास।
और हाफ होने की वजह से इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 37.25। ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट की गई, लेकिन ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ओके। लेकिन जो ऑब्जर्व वैल्यू है KCl की, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास निकाल के आता है, वो आता है आपका 40.3 के कंपैरेटिवली, इतना आता है लगभग। तो हम यह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो आपका मॉलिक्यूलर मास था पहले आपका कम था, लेकिन मॉलिक्यूलर मास आपका क्या हो गया, नहीं एक्चुअली पहले मॉलिक्यूलर मास 74.5 था, तो बाद में आके मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास अपने आप डिक्रीज हो रहा है। इसका मॉलिक्यूलर मास पहले कितना था, पहले की कंडीशन में इसकी थी 74.5, लेकिन बाद में डिसोशिएट होने के बाद इसके जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो हो गया 37.25। तो ये डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज होगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल की वजह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, असर पड़ता है। और एक्चुअली यहाँ पर वैल्यूज इनकी सेम क्यों नहीं, इसके पीछे भी एक रीजन है। एक्चुअली ये जो डिफरेंस आता है ना, जैसे 40.3 वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ बताई है, ये कैलकुलेट की गई थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे तो वहां कैलकुलेट की गई थी, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कैलकुलेट की गई है ये वैल्यू। तो अब ऐसे क्या होता है कि इनके पीछे का जो डिफरेंस होता है इन वैल्यूज का, 37.25 और 40.3 के बीच में जो डिफरेंस है वैल्यूज का, एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही KCl को इसमें डाला गया, आपने देखा कि KCl को जैसे इसके अंदर डाला गया तो अब होगा क्या कि KCl K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपोजिट चार्जेस के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि इसमें आप क्या कौन सा बॉन्ड कोशिश करेगा, और कौन सा बॉन्ड बनने की, आयनिक बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा। ये फिर भी एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लोज होने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सभी के सभी NaCl मॉलिक्यूल जो होंगे, N के N मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो आपके N में से कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा, N में से कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो डिफरेंस दिखाएगा थोड़ा, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो जैसा आपका डिसोशिएट करना चाहिए वो सब डिसोशिएट करेंगे। लेकिन उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिन मॉलिक्यूल्स में ऐसी कंडीशन आ रही होगी जिसमें आपके ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, तो उसमें वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl के रूप में सॉल्यूशन में फिर भी मिलता है। ये कंडीशन तब आती है जब आप देखते हैं आप NF सॉल्ट ऐड करते हैं, तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब आप सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते, तो वही कंडीशन आपकी यहाँ पर है। तो इस कंडीशन से हम ये समझ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से इसका जो एटॉमिक साइज जस्ट डबल आना चाहिए था। जैसे आपको बोला गया कि इसका जो मतलब एटॉमिक साइज नहीं, इसकी जो वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास की, वो कैलकुलेट 37.25 है, लेकिन उसकी एक्चुअल जो होती है वो होती है 40.3, ओके। तो जस्ट डबल तो नहीं होती है उसके, इसीलिए ये वैल्यूज कभी भी वेरी करती हैं। जैसे 40.3 ऐसा होता है और 74.5 ऐसे तो निकल कैलकुलेट करके 74.5 निकली, लेकिन बाद में जब हमने इसको ऑब्जर्व किया गया तो वो 40.3 वैल्यू आती है उसकी। तो एग्जैक्ट डबल तो नहीं होती ना उसकी, 40 टू 80, लेकिन उससे थोड़ा कम होती है वैल्यू। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसमें प्रेजेंट रहता है फिर भी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। तो इसीलिए कभी भी आप जब भी मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ते हैं या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन प्रॉपर्टी होती है उसको अच्छे से डील करें, अच्छे से समझें। आज के टॉपिक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए जो आज पढ़ाया। टिल देन कीप गोइंग, वर्क हार्ड।